सब लोग को जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस चाहिए। अदरवाइज समाज में, सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, डिफाइन करता है। अभी आरएसएस, बीजेपी ये कॉन्स्टिट्यूशन का करना के लिए काम कर रहा है। हमारा पार्लियामेंट अभी नहीं फंक्शन कर रहा है। ये पार्लियामेंट इज बिकमिंग रिडंडेंट। क्या हो सकता है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में किसान विरोधी लेजिस्लेशन हो रहा है, मजदूर वर्ग का विरोधी लेजिस्लेशन ला रहा है मोदी सरकार। ये पार्लियामेंट इज नॉट फॉर द पीपल। अंबेडकर बोला पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन अवर डेमोक्रेसी। अंबेडकर बोला पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द सॉवरेन विल ऑफ द पीपल। अभी पार्लियामेंट जनता का पार्लियामेंट नहीं है। अभी पार्लियामेंट सांप्रदायिक फाशिस्ट लोग का पार्लियामेंट आ रहा है। इसलिए ये चेंज होना चाहिए। हमारा देश बचाना चाहिए, हमारा संविधान बचाना चाहिए। उसको क्या करना? देश बचाना के लिए, संविधान बचाने के लिए बीजेपी हटाना चाहिए, मोदी हटाना चाहिए, बीजेपी आरएसएस रूल हटाना चाहिए। हमारा पार्टी सीपीआई ब्रिटिश राज को खिलाफ किया, लड़ाई किया, आजादी मिला। अभी देश को दूसरा आजादी चाहिए। सांप्रदायिक फाशिस्टवादी लोग का साथ ये देश खतरनाक हो रहा है। इसलिए देश बचाना चाहिए। and communal fascist forces must be defeated and country must be saved. That is the challenge before the party है। हमारा पार्टी represents the working class, the real wealth creators. मोदी बोल रहा wealth creators कौन है? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग वेल्थ क्रिएटर। कौन है वेल्थ क्रिएटर? है हमारा दलित लोग है, हमारा मजदूर लोग है, हमारा ऑफिस एम्प्लॉइज, ये लोग वेल्थ क्रिएटर्स है। मोदी ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है वेल्थ क्रिएटर्स। मोदी कॉर्पोरेट क्रोनिक कैपिटलिस्ट का बात सर्विस करता है। सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भेज रहे हैं। Railways now privatized, airports privatized, seaports privatized. Sub public sector national assets are being handed over to corporate capitalists. This is a big challenge. We will have to fight BJP, RSS and save the nation, for which हमारा पार्टी ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। हमारा पार्टी को मजबूत करने के लिए आप सब कॉमरेड्स अभी अच्छा काम करना है, लड़ना है, लड़ते लड़ते आगे बढ़ना, लड़ते लड़ते हमारा पार्टी हम सब लोग आगे बढ़ना। हम एक हमारा नेता एक बार बोला, लड़ते लड़ते आगे बढ़ो, लड़ना के लिए जियो, जीना के लिए लड़ो, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। थैंक यू सर। कॉमरेड डी राजा
लाल सलाम, कॉमरेड डी राजा का लाल सलाम, लाले लाले लाल सलाम, डी राजा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाई आपने हमारे महासचिव कॉमरेड डी राजा को सुना। अब हम अनुरोध करेंगे इतिहासकार O.P. जायसवाल साहब से कि आज इस 82वां स्थापना दिवस के मौके पर जो देश की परिस्थिति है और पार्टी की जो स्थापना के समय से जो गौरवशाली इतिहास है उस पर अपनी बात रखेंगे। कॉमरेड डी राजा, महासचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और मंच पर बैठे मेरे सारे पुराने कांग्रेस शिवराज जी हैं, ओझा जी हैं, इधर मेरे साथ काम करने वाले गांधी साहब हैं, जबान साहब हैं और अजय जी हैं, एवं इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत सारे पुराने मित्र और नए सारे बंधुओं को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। डी राजा साहब ने बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जीना है तो लड़ना है, और लड़ना है इसलिए तो समाज को बदलने के लिए, जिससे कि हमारे समाज में खुशहाली आए। तो मैं इतिहास से अपनी बात शुरू करूंगा। आजकल जब से भाजपा सत्ता में आई या आरएसएस जब सत्ता में नहीं भी था, उसी समय से उनकी एक किताब है, वही उनके लिए गीता है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार लाइन बाय लाइन मोदी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस किताब में जो पहला चैप्टर है, किताब का नाम है पंच ऑफ थॉट, और उसका हिंदी अनुवाद भी है विचार नवनीत। लेकिन सुनते हैं कि इधर जो उसकी नई प्रति आई है उसमें बहुत सा उसमें चीज़ों को हटा दिया गया है। तो जो ओरिजिनल है विचार नवनीत, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है कि हमारे शत्रु कौन कौन है। तो उसमें सबसे पहला शत्रु है मुसलमान, दूसरा शत्रु है ईसाई, तीसरा शत्रु है कम्युनिस्ट। क्यों? इसीलिए कि कम्युनिस्ट जो है वे आम लोगों की बात करते हैं। उनका सिद्धांत है कि भारत में जो ईश्वर ने बना करके भेज दिया है, ये वर्णाश्रम सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसमें शूद्रों का और वैश्यों का काम है उनका चरण स्पर्श करते रहना, उनको सारी सुख सुविधा पहुँचाते रहना और अपने लिए कुछ नहीं मांगना, और वे जैसा कहेंगे उसी के अनुसार उन वैश्यों और शूद्रों को करना। तो उसी के अनुसार वे करते भी हैं, और जो लिखा है उन्होंने उसी को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आज के दिन में। तो कॉमरेड राजा को जाना है, इसीलिए मैं और बातों पर बाद में आऊँगा, लेकिन जो इनसे संबंधित है जिसके लिए मैंने इन्हें रोका। तो आज आरएसएस बीजेपी बहुत छा लिया है, तो कांग्रेस हम लोगों को भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि क्यों छा गया, और हम लोग सबसे आगे थे। जो आपने कहा कॉमरेड राजा ने, वो से मैं मोर देन 100% सहमत हूँ कि हम लोग बहुत आगे थे। और सच पूछिए तो आज़ादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी का जितना बड़ा योगदान रहा है उतना किसी का नहीं रहा है।
तो ये इतिहास की बात मैं बतला रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों से मिल कर करके न सिर्फ माफी मांगा बल्कि उन्होंने ये लिखा उसमें कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका साम्राज्य यहाँ बना रहे, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और छोड़ने के बाद एक्चुअली वे करते थे। इस संदर्भ में मैं एक रेफरेंस बतला दूँ आपको कि बाल्डविन नाम का एक अंग्रेज था जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में था। तो उसने कहा कि हिंदू, अंग्रेज और जो आर्य नस्ल के हैं वे सब एक हैं। इसी को लेकर 1930 में बाल्डविन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया था। तो उसी को कोट करते हुए आरएसएस या बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो तो सही कहा था और हम लोग आपस में भाई हैं, इसलिए अंग्रेजों को हटाना नहीं है, इनको यहाँ रखना है। इसलिए आज़ादी की लड़ाई में जो लोग भाग ले रहे हैं वे बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो असली मुद्दा जो है वो ये है कि क्या अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाना जो चाहते थे वो गलत था या सही था। तो वो तो इतिहास ने बतला दिया कि क्या था सही क्या था गलत। लेकिन इतिहास से एक दूसरी ओर मुड़ गई है जिसमें अभी जो लोग आज़ादी की लड़ाई में एक कदम भी साथ नहीं दिए। इस सिलसिले में मैं एक मंच ऑफ थॉट जो गौरवती किताब है उसी से मैं एक उदाहरण बता दूं कि एक नौजवान जो बहुत सक्रिय था वो एक बार गोलवलकर के पास आकर कहता है कि गुरुजी तो हम लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में कूद जाना चाहिए। तो गोलवलकर ने पूछा कि क्यों? इसीलिए कि अब फाइनल स्टेज में लड़ाई आ गई है और उसमें अगर हम लोग नहीं कूदेंगे तो हम लोग का कोई योगदान नहीं रहेगा। तो गोलवलकर ने डांटा, कहा कि तुम अगर 2 साल तक जेल में रहोगे तो तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा? तो उसने कहा उसकी व्यवस्था हम कर लिए हैं कि घर परिवार चलता रहे, जेल में नहीं रहे। तो गोलवलकर ने कहा कि अगर तुम इतनी व्यवस्था कर ही लिए हो तो तुम चले आओ हमारे साथ और आरएसएस में भर्ती हो जाओ। अगर तुमको 2 साल तक कोई मदद की जरूरत नहीं है तो तुम इसी को आरएसएस संगठन को बढ़ाने के लिए काम करो, क्योंकि जो लोग वहाँ जाकर के लड़ रहे हैं वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि अंग्रेज तो मेरा भाई है, उसको हटाने का कोई हमें अधिकार ही नहीं है, माने अधिकार नहीं, उसको हटाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसीलिए तुम हमारे साथ चले आओ और अंग्रेजों को बचाने में काम करो। यह उनकी किताब में ये बात कर। तो जो लोग आज़ादी की लड़ाई में इतने विरोधी थे, आज वे जब सत्ता में हैं तो चाह रहे हैं कि लड़ाई जो हुई उसमें हम लोग पीछे छूट नहीं जाए। इसीलिए ये अभी आपने देखा होगा कि सावरकर के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चली तो राजनाथ जी ने कह दिया कि वो तो गांधी जी के कहने पर तो पर चल रहा है। गांधी जी 1915 में आए भारत में, यह माफीनामा 12 का है। तो फिर ये 3 साल पहले कैसे माफीनामा मांगा गया? एक माफीनामा नहीं, 100 माफीनामा। तो कहने का मतलब कि ये सारी बातें जो हैं उस पर कांग्रेस हम लोगों को विचार कांग्रेस ये सारी बातें तो है। तो मेरा कहना है कांग्रेस, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ कि मुझे वो ग्लोरियस दिन भी याद है
जबकि दिल्ली के अजय भवन में पार्टी क्लास चला करती और वो क्लास 15-20 दिनों की होती थी और मैं वहाँ एक बार नहीं केवल 10 बार में गया। मुझे वो दिन याद है जब पटना में हम लोग चलाते थे और वो महीनों महीनों चलता था। मुझे वो दिन याद है जब गुवाहाटी में पार्टी का क्लास चलता था और उसमें सभी तरह के विषयों पर, सैद्धांतिक और व्यवहारिक सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करते थे और मैं वहाँ एक बार नहीं 5 बार गया हूँ। और उस समय के पार्टी के लीडर थे असेंबली में गोगोई मेरे साथ तो पूरे के साथ मैं टिका हुआ। तो मैं आधा उसके अलावे मैं बनारस गया और बनारस में भी एक बार नहीं 3 बार गया और संजोग ऐसा रहा कि उसी समय निवेदिता के जो सबसे बड़े अंकल हुए मनोरंजन झा वहाँ प्रोफेसर थे और वे भी आए उस क्लास में, कह कि आपको मेरे साथ चलना है। और मैं कई दिनों तक उनके क्वार्टर में रहा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कांग्रेस, इसलिए मैंने रोका आपको कि आज क्या हो गया है पार्टी को, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी अच्छी फॉलोइंग। मैं समझता हूँ कि उस समय शायद इतनी अच्छी स्थिति नहीं रही होगी जैसी स्थिति आज है। आप लोगों ने पढ़ना लिखना या पढ़ाना लिखाना क्यों बंद कर दिया? इसीलिए एक बात कांग्रेस मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि गांधी ने भी कहा है और हम लोग खुद महसूस करते हैं आज कि पढ़ाई या शिक्षा वो पूंजी है जिससे दुनिया की कोई भी कितना हो कठिन से कठिन ताला हो हम उसको खोल सकते हैं। तो कांग्रेस मैंने रोका, मुझे माफ कीजिएगा, आपको मैंने रोका इसी के लिए कि एक समय था जब चलता था, मैं उनमें लगातार 15 दिन विजिट कर रहा हूँ, एक बार नहीं 10 बार। और मेरे कई उस क्लास के जो विद्यार्थी रहे वे आज भी मुझे याद करते हैं। जब मिलते हैं तो अभिनंदन करते हैं कि सर क्या हो गया, सही बात है, क्या हो गया। तो मेरा अनुरोध है कांग्रेस की पार्टी आपकी जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन इन लोगों को आप एडुकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वैक्यूम में ये लोग लाठी डंडा लेके दौड़ेंगे, वैक्यूम में ये लोग कोई दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे और उसमें पार्टी की बदनामी हो। आप, मेरा अनुरोध है, या मैं पता नहीं इसमें कोई डिसएग्री करते हो तो हाथ उठा दें, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस सभा में जो लोग हैं उन लोगों के बिहाफ पर मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप पार्टी सेक्रेटरी हैं, इस सिलसिले को शुरू करें। जहाँ संभव है, पटना में संभव है पटना से कीजिए, दिल्ली में संभव है दिल्ली से कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको 1 साल के अंदर क्या रिजल्ट मिलेगा। इस सिलसिले में मैं इस बात को पूरी करने के पहले ये कह दूं कि आरएसएस बहुत बदमाश है, बहुत खराब है, इसमें कहीं को दो राय नहीं, लेकिन सारी खराबियों के बावजूद आज मुझे आंकड़ा ठीक याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बिहार में ही कम से कम 1000 शिशु विद्या मंदिर का चलता है। और उस शिशु विद्या मंदिर में क्या पढ़ाते हैं? यही पढ़ाते हैं गलत चीजें। जैसे एक दिन मैं टीवी देख रहा था तो एक टीवी एक आरएसएस के सपोर्टर ने कहा बस खत्म कर इनकी बात। हाँ, तो उसने पूछा कि गांधी जी तो मेरे यहाँ आते थे, वे हमारे साथ थे। टैंकर ने कहा कि कहाँ से पढ़े हैं, बोलता ही नहीं था। तो जब सब लोग मिल करके उनको कॉर्नर किए तो कहे कि हमारे यहाँ इतिहास की किताब जो है वो इंटरनली सर्कुलेट किया जाता है और उसी में लिखा है कि गांधी जी शाखा से बहुत जुड़े हुए। तो चीज़ें वहाँ चलती हैं,
उसको काउंटर करने के लिए मेरा अनुरोध है डॉक्टर डी रजा कि आप अपने यहाँ शिक्षा का कार्यक्रम शुरू करें, तभी परिवर्तन लाएं, नहीं तो परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरी ओर से इतना जबरदस्त गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जब तक उसको काउंटर नहीं करेंगे तब तक मुश्किल। चलिए, धन्यवाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, 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 महाराष्ट्र पैसा जिंदाबाद। तो कॉमरेड रजा को विदाई दे करके हम लोग फिर अपने कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो मैं उन सारे स्थापना से जुड़े हुए जो नाम मैं देख रहा हूँ, कॉमरेड सुनील, राहुल जी, शिवचंद सिंह, विश्वनाथ माथुर, अली अशरफ साहब, चेन्नई का करके कैलाश करें, बालोचौर। मेरा इस सबसे पहले तो मैं इन सबों का अभिनंदन करता हूँ जिन लोगों ने इतने बड़े क्रांतिकारी बीज को उस समय रखा जो आज फल फूलता करके इतना बड़ा वृक्ष बना। लेकिन इसके साथ साथ मेरा फिर जो स्थानीय हमारे मार्गदर्शक हैं, स्थानीय नेतागण हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कांग्रेस इतनी बड़ी परंपरा, इतना जुझारू समूह ने जिन लोगों ने स्थापना की, उनके बारे में मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे तो सुनील दा, राहुल पंडित या रतन राय या और दो चार लोगों के सिवा किसी के बारे में वो पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं जानता। तो लोकल जो लोग हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि इन लोगों के बारे में जो एक पेज, दो पेज जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को संग्रहित कर उसे आप छपवाएं और छपवा कर करके हमारे जो कांग्रेस हैं उनके बीच उसे प्रसारित करें, जिससे कि हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो फाउंडर रहे, वे कौन थे, कहाँ के थे, उनका क्या योगदान रहा, उसकी जानकारी मिल सके। तो मैं उन सबों को नमन करने के साथ साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और वो ये कि आजकल बहुत ज़्यादा आरएसएस बीजेपी की ओर से यह फैलाया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की अब कोई आवश्यकता ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी इज डेड या आउटडेटेड हो गया कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ तो कम, लेकिन विदेशों में इस पर काफ़ी कम हुआ है। और दो नाम मैं लेना चाहूँगा। एक है ईगल्टन, टेरी ईगल्टन, जिसकी किताब है कि मार्क्स वाज राइट, और एक दूसरी किताब है एरिक हॉब्सबॉम। उस किताब का नाम ही है कि इज मार्क्सिज्म आउट ऑफ डेट। और इन दोनों किताबों में
बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की गई है कि जो लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी आउटडेटेड हो गई, अब उसकी जरूरत नहीं रही, तो वो लोग प्रश्न करते हैं क्या गैलीलियो का सिद्धांत, क्या फ्रायड का सिद्धांत या और जो साइंटिस्ट रहे जिन लोगों ने खोज की और जिनकी स्थापना आज भी मान्य है, वे लोग आउटडेटेड हो गए, इसलिए कि वे लोग 200 साल पहले उसकी खोज की थी उन लोगों ने। तो सवाल है कि गैलीलियो ने जो खोज की या हमारे यहाँ के जगदीश्वर बसु ने जो खोज की कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो क्या यह सिद्धांत खत्म हो गया? तो सवाल है कि जो सिद्धांत है या जिस साइंटिस्ट ने यह ढूंढ कर यह पता किया कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, जबकि जब था कि पृथ्वी नहीं सूरज घूम। तो खैर, तो सवाल है कि जो विज्ञान सम्मत या विज्ञान की जो खोज थी, क्या आज वो समाप्त हो गया है, उसका रिलेवेंस खत्म हो गया है? नहीं। क्यों? तो उन्हीं किताबों में लिखा हुआ है कि मार्क्स का जो सिद्धांत है वह कोई होगा पंथी वाला सिद्धांत नहीं, वो एक साइंटिफिक सिद्धांत। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा सबसे पहले कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म और ग्लोबलाइजेशन कैसे कैसे होगा उसका चरणबद्ध जिक्र उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में थोड़ा सा किया है, उसके बाद के लोगों ने बहुत विस्तार से किया। तो न मार्क्स का सिद्धांत हिस्टोरिकल मटेरियल कर लें, डायलेक्टिकल मटेरियल कर लें या थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कर लें, कोई सिद्धांत आज के समय में भी जब अमेरिका, इंग्लैंड, भारत की तो जैसे सबसे लास्ट में होती है, यहाँ के लोग या यहाँ के इकोनॉमिस्ट जब सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो मार्क्स की ओर जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस संदर्भ में हिक्स जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था लंदन का और जिसे नोबेल प्राइज मिला था, उसने कहा कि दुनिया की कोई भी समस्या को दूसरी जगह खोजने के बजाय हमें मार्क्स को पढ़ना चाहिए, लेकिन सारी समस्याओं का हल है उसमें। तो मित्रों, मैंने इसलिए चर्चा की कि आमतौर पर आजकल भाजपा और आजकल तो लोग यही कहते हैं कि अरे पार्टी का दिन तो नहीं, अरे लड़ गया क्या? अभी तक वही है जो आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल पहले। तो इसे हम कैसे लोगों के बीच ले जाए, इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है और वो मेहनत तभी सफल होगा जो डॉक्टर डी राजा के सामने मैंने कहा कि भाई कुछ पढ़ाइए लिखाइए, बिना पढ़े लिखे खाली दिमाग में नहीं होगा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे वक्ता बोलने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो आरएसएस और भाजपा का कैरेक्टर है उसे भी समझने के लिए हमें क्लास करने की जरूरत है, क्योंकि वो इतना छद्मवेशी है कि कहेगा कि हम तो समाजवाद लाना चाहते हैं और करेगा कि वो सारी संपत्ति बेचकर अडानी को, अंबानी को और कौनेगा को उसको तो भगा दिया इसमें, और वो अरब देकर करके जो बचे हैं उन लोगों को दे करके सरकार देते समाज बना दिया। कल ही मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, कुशीनगर में मोदी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया
तो जो कमेंट कर रहा था उसने कहा कि 14,000 करोड़ लगाए, लेकिन यह सिर्फ 1 साल के लिए सरकार तय कर चुकी है। यह पब्लिक डोमेन में भी बात आ गई है कि अगले साल इस कुशीनगर एयरपोर्ट को 500 करोड़ में दे दिया जाए। तो 14,000 करोड़ किसका पैसा लगा? आपका मेरा। अब चला जाएगा कहाँ वो 500 रुपये में? अडानी के पास। तो इस तरह से उसने गिनाया कि 9-10 एयरपोर्ट जो काफ़ी प्रॉफिटेबल थे उन सबको अडानी के बीच में दे दिया गया। तो सवाल ये है कि यह भी होगा, इसलिए होगा कि हम सोए हुए हैं। हम जब तक जगे ही नहीं, हम जब तक पढ़ लिख कर करके उनकी बातों को जवाब देने के लिए सक्षम नहीं होंगे, तब तक यही होगा। और अंत में हम लोग रोते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। अभी कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि कितने लोग बेरोजगार हो गए, और जो अच्छी जगह बैठते थे, नौकरी करते थे, वे लोग हो सकता है भुजिया बेचते नजर आ जाए आपको, हो सकता है कि रिक्शा खींचते नजर आ जाए। तो यह स्थिति नहीं आए, इसकी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ कि 100% ही नहीं, 1000% वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। और हम सचेत होकर करके हमको इस जिम्मेवारी को आगे होगा, अपने सेटिस्फाई करना होगा, तभी हम खुशहाल जिंदगी खुद भी जी सकते हैं और जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने बहुत समय लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना, और मैं फिर अभिनंदन करता हूँ इस अनुरोध के साथ कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनके बारे में जो के जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ये सब पुस्तिका के रूप में निकले एक जगह हमारे फाउंडिंग फादर। तो वो पुस्तिका एक पब्लिकेशन हो, तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन की बहुत बड़ी अहमियत होगी, और आज का दिन यह सार्थक होगा उन लोगों की याद में आज 11वां स्थापना दिवस मनाना। थैंक यू। प्रोफेसर जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आरएसएस की जो पुस्तक है बंच ऑफ थॉट उसका उदाहरण देते हुए हमें बताया कि कैसे वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहा है। पिछले दिनों का इतिहास क्या है उसका, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, और आज देशभक्त और राष्ट्रभक्त के नाम पर कर क्या है। साथ ही उन्होंने शिक्षा पर बहुत महत्व दिया जो वास्तव में उपयोगी सुझाव है। अब हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथी कॉमरेड नागेंद्र नाथ ओझा जी से अनुरोध करेंगे कि वो इस अवसर पर अपने वक्तव्य दें। कॉमरेड अध्यक्ष और हमारे कॉमरेड जायसवाल जी और आदरणीय सर और हमारे साथी, चंद बातें आपके बीच में कहना चाहूँगा। उद्वेलित करने वाले कई मुद्दे हमारे कॉमरेड जायसवाल जी ने उठाए। ये मौजूद मुद्दे हैं, इन पर ये विचारणीय है। मैं कुछ चंद बातें कहना चाहूँगा। हमारे कई वक्ता हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि आरएसएस, भाजपा, उनके अन्य जो संगठन हैं, उनके तमाम उत्पातों के बावजूद वो अभी जीत नहीं पाए हैं। भले उन्हें आप दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए देखिए, वो जीत नहीं पाए। वो चुनाव जीते, वो जनता को पराजित नहीं कर पाए। नंबर 1, इसकी भी एक पहुंच अपने विचारों की होनी चाहिए।
अभी केंद्र सरकार की ओर से कहिए, मोदी जी की ओर से कहिए, एक परियोजना का ऐलान हुआ और वो है कि साबरमती आश्रम के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। क्या होगा वहां ये दूसरी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस गांधी जी से हार गया या जीत गया कि साबरमती के संत के आश्रम को आज 1100 करोड़ रुपए दिए जाने वाले हैं। क्या हिम्मत है इस सरकार के पास, इनके किसी भी बड़े नेता विचारक के इतिहासकार के पास ये कहें कि गांधी जी हमारे शाखा में आते थे या गांधी जी ये किनके थे? गांधी जी जनता के घर घर में है और गांधी जी को उखाड़ना उनके लिए अत्यंत ही मुश्किल। इतिहास के पन्नों से ही एक बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। 1948 में पाकिस्तान के एक मशहूर या उस समय के हिंदुस्तान का एक मशहूर अखबार में ये लिखा था, मैं उसका नाम याद नहीं रख रहा हूँ, आपको मालूम होगा कि उस अखबार में लिखा था कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट है। वो संकट ये है कि ये मुस्लिम लीग के पास आज़ादी के आंदोलन का कोई शहीद नहीं है। ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि इनके पास शहीद नहीं है। और जो भी पाकिस्तान के हिस्से से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद थे वो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वो कांग्रेस के थे या स्वतंत्रता आंदोलन जिन दलों के नेतृत्व में चल रहा था उनके थे। हमारे देश में मैं नहीं कहा, मुझे बिल्कुल ही इस पर आशंका नहीं है कि जनता हार जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी हार सकती है, जैसे सोशलिस्ट पराजित हो रहे हैं, हमारी गलतियों से हम हार सकते हैं। जनता, हमारी देश की पब्लिक ये नहीं हराई जा सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक एक नाम को, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के नाम को संजो करके रखा है। और कम्युनिस्ट पार्टी को फक्र है कि स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्राणी आज भी हमारी पांच में शामिल है और आज भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आज भी मैं दिल्ली में था, 77 में गया, 78, 79, 80, 81 तक मैंने वहां सोहन सिंह जोश को देखा, अपने ही ऑफिस के बगल के कमरे में बैठे हुए, और जिनके मैगजीन जो उस समय निकलती थी, उस समय भगत सिंह के लेख छपते थे। उस समय पृथ्वी सिंह आजाद को मैंने देखा, जो अफगानिस्तान के रास्ते रूस चले गए थे। रूस से बने डॉक्टर जी अधिकारी को देखा, जिनको काले पानी की सजा हुई थी और जिनके लिए अंग्रेजी सरकार को आइंस्टीन ने पत्र लिखा था। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा था, बातें की थी, तो वे हमारे सामने थे, हमारी इस पीढ़ी के सामने थे। और हमारे बिहार में 14 बरस तक जेल जीवन जीने वाले शेखर गांगुली हमारे बीच में थे। इन नामों को गिनाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिस्ट आंदोलन के पास इसके अनेक शहीदों के नाम जुड़े हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंकना इन आरएसपी और बीजेपी के गुस्से की बात नहीं। हम आज स्थिति में हैं, केवल हम ही नहीं हैं। कांग्रेस जायसवाल जी केवल हम ही नहीं हैं। आजादी के बाद जो लोग सत्ता की गद्दी पर बैठे, उनको भी इस बात को सोचना है कि हम कहां हैं। संविधान के जिस असूल पर यह सरकार बनी, हमारी न्यायपालिका जिस असूल पर स्थापित की गई, उसके जो असूल निश्चित किए गए, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो एग्जीक्यूटिव का असूल जो संविधान में दर्ज हुआ, हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो संविधान में दर्ज हुआ, वो फेल हमारे चलते नहीं हुआ है, वो फेल उस समय गद्दी पर बैठे उनके चलते हुआ है। और आज जब हम उलझन और जो चुनौती देख रहे हैं, उनके लिए कम जिम्मेदार वो नहीं है, उनके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हमारी पूरी बातें कम्युनिस्ट आंदोलन पर सुबह और सख्त और आज की वसूल को बताने के साथ साथ ये बताना होगा कि हमारा
ये फेलियर क्यों है, हमारा राष्ट्र का फेलियर क्यों है? इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर शासन के लिए, ब्यूरोक्रेसी के निर्माण के लिए, न्यायपालिका के निर्माण के लिए संविधान के उन असूलों के साथ इन्हें निर्मित करना चाहिए था, जिसको भुला दिया गया और सत्ता में बैठने के साथ इसे बिल्कुल ही भुला दिया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर भी हमारे सामने एक चुनौतियां हैं। हमको ये शक है कि 1100 करोड़ रुपए साबरमती के संत के आश्रम को सजाने के साथ साथ कहीं ये तो नहीं लिखा जाएगा कि ये सावरकर की उक्तियां क्या हैं, और कुछ उक्तियों को इधर से उधर करके हमारा हिंदू संस्कृति और हमारा हम हिंदू हैं, जोरदार हिंदू हैं, गांधी की इस उक्तियों को अलग करके उसी को तो नहीं वहां दर्ज किया जाएगा, और ईश्वर आया तेरो नाम सबको संपत्त दे भगवान, इसको हटा ही दिया जाए। ये भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन हम अभी तक नहीं सुन पाए हैं कि 1100 करोड़ रुपए के ऐलान के साथ ये सब वहाँ किसी के द्वारा पैदा किया हुआ है। नहीं, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है अखबारों से अलग रहने के कारण ये हुआ। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं खेत मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवेश किसान आंदोलन से भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और अभी भी खेती में काम करता हूँ। मैं वहाँ के अनुभव से कह सकता हूँ कि खेत मजदूरों ने अपनी अनेक मांगों को जीत ली है। खेत मजदूर आंदोलन, कल्पना हम लोग 1979 तक नहीं कर सकते थे कि आवास योजना की हमारी मांग को स्वीकृति मिलेगी, बॉन्डेड लेबर का सिस्टम खत्म होगा, न्यूनतम मजदूरी कानून नियमित समय के एक खास समय के अंतराल पर उसे ये किया जाएगा। हम नहीं कल्पना कर सकते थे कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं आएगी। हम नहीं विश्वास कर सकते थे कि यूपीए 1 की सरकार में ये आदिवासी और महिलाओं और किसानों के लिए ये कानूनें बनेगी। कानून बनवाया यहाँ के लोगों के संघर्ष में, और वो संघर्ष खड़ा हुआ किसानों और खेत मजदूरों का हमारे बिहार की धरती पर अनेक शहादतें देकर, जिसका हम धनी, हमारा एक इतिहास से हम धनी है। कहाँ गई निजी सेना है यहाँ की, कहाँ गई रणवीर सेना, कहाँ गई परशुराम सेना, कहाँ गई वो निजी सेना है जिन्होंने खेत मजदूरों के घरों को बस्ती को जलाया था और थोक में 14, 15, 20, 55 तक की खेत मजदूरों की हत्या की थी। वो कहाँ है? कहने का मतलब कि जो हमें डरा रहे थे वो हमसे आज डर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस बदहाली की हमें चिंता करनी चाहिए वो आज की पीढ़ी क्या मांग कर रही है उसकी चिंता करनी चाहिए। बेशक हमारे पार्टी का एक नया जो जनरेशन हमारे सामने है, हमारी ही नहीं तमाम प्रगतिशील शक्तियों का, जो आज उनके सामने जो नई पीढ़ी है उनके बीच में और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक बड़ा फासला है, एक बड़ा गैप है, उसको हमें पाटना होगा और आज की मांगों को समझना होगा। हमने अपनी पुरानी मांगे जीत ली है, ये कहने में कोई हमको संकोच नहीं है। आज गांव वो पुराने गांव नहीं है, आज की खेती पुरानी खेती नहीं है, आज की मांगे पुरानी मांगे नहीं है। इसलिए हमारे पास जो शहादत का इतिहास है, हमारी जो जीत का इतिहास है, उसको पन्नों से हटाया नहीं जा सकता, उसको पन्नों से हटाया नहीं जा सकता। और शहादत का जो अकाल उनके पूरे इतिहास में जो जीरो है आरएसएस और बीजेपी का, इनको सदा सताता रहेगा। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतिहासकार हैं, आपकी किसी भी बात से हमको इनकार नहीं है। वो ये है कि हमको 1-2 साल पहले पहली भारतीय संस्कृति और उसका राजनीति और संस्कृति में तेली का योगदान पुस्तक हमको 3 साल पहले पढ़ने को मिला था। उसमें आप देखिए बुद्ध से लेकर गांधी और तमाम बीच के सभी नामी गिरामी लोगों को इसी जाति का बताया गया है। तो कहाँ है अपना सिद्धांत का नाम अपना कहाँ ले रहे हैं? आप तो गए वही जाति पर जिसका क्या क्या है, आपने आलोचना की, क्या की, वही समीकरण आप बना रहे हैं। और जाति का कंट्राडिक्शन जो हमारे समाज में अनेक कारणों से कायम है, उसी को भुला रहे हैं और उसी के सहारे चल रहे हैं। और हिम्मत हो तो ये जो गोलवलकर का है वो किसी किताब का हो, आप माने सार्वजनिक
संघ के ये जातियों की बात और कोई एनेक्सर 1 बताना और गांधी मैदान और दूसरी जगहों में पटना में आकर मैं एनेक्सर 1 हूँ, मैं नंबर छोड़ करके आप दूसरी सैद्धांतिक बात को उठा कर देख लीजिए, जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में जो जाति टकराव, जो जाति संस्थागत ये जो राजनीति का हिस्सा बन गई है, इसको उसी के रास्ते पर आप चल रहे हैं। हमें निराशा का शिकार नहीं होना चाहिए, अपने संघर्ष के इतिहास को, अपनी शहादत पर भरोसा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और वर्तमान चुनौती को अवश्य ध्यान में लेना चाहिए। एजुकेशन जरूर होना चाहिए, इतिहास का एजुकेशन होना चाहिए, उसमें क्या है वो होना चाहिए। आज हमारे सामने किसान आंदोलन एक आशा के रूप में है। हम समझते हैं कि जिस ढंग का ये किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में केंद्रित है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी है, हम समझते हैं कि औरंगजेब के काल के बाद ये पहला अवसर है कि इतना दिन तक, और वो कहते हैं कि 10 वर्ष तक चलेगा। ये औरंगजेब के काल जो जाटों का विद्रोह था, उस रास्ते पर ये कुछ रोशनी दिखा रहा है कि दिल्ली के आसपास और दिल्ली के तख्त के इलाके में ये क्या होने वाला है। इनका आंदोलन सचमुच में 10 वर्ष तक चल सकता है। यह नए किस्म का आंदोलन है और गांवों के तेवर को नए सिरे से समझना होगा कि न तो घिसी पिटी मांगो और घिसी पिटी तरीके से इस पर बढ़ना होगा। इतनी बात कहते मैं समाप्त करता हूँ। हमें अपने साथियों से बात करने का मौका मिलता है और ये आज के अंतिम बात, ये आज के जो सिपाही हैं, कम्युनिस्ट सिपाही हैं, ये उस वक्त में काम कर रहे हैं जबकि कोई चुनावी भविष्य हमको नजर नहीं आ रहा है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का फर्क नहीं बताना चाहिए। वो वक्त था जब हमारे संख्या में MP और MLA हुआ करते थे। बिना इस आशा के हमारे आज जो साथी काम कर रहे हैं, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में पूर्ववर्ती साथियों से कम जुझारू और कम धैर्य वाले नहीं हैं। हम समझते हैं कि यही हमारी ताकत है और इसी के बल पर हम आगे बढ़ेंगे। और इस अवसर पर मैं अपने तमाम शहीदों का, तमाम अपने संस्थापकों का और जो ये आयोजन किए हैं तमाम साथियों के प्रति आभार ही नहीं, पूरा आदर व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कमल नारायण नाथ ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इनके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए। इन्होंने अपने वक्तव्य से वो थोड़ा बहुत आज के दौर में हम लोगों में जो कमजोरी अपने आप में सुधार रहा था, इनके वक्तव्य से काफी प्रेरणा आज लोगों को मिली, इसके लिए बधाई। कॉमरेड अभी ये सत्र 2 सत्र में चलेगा। इस सत्र के अंतिम वक्ता होंगे जब्बार साहब, बिहार कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता। इसके बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा, उसमें कुछ हल्का अल्पाहार की व्यवस्था है।